सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन का 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे प्यारा सा नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल के सभी बालक एवं बालिकाएं बैठ जाएं और टकटकी लगाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से समझें, एकदम इजी सा चीज है, बस आप देखो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 बर्तन है, 2 कंटेनर, एक ए वाला देख रहे हो और इसके अंदर एक और कंटेनर है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 कंटेनर है। एक बड़े वाले कंटेनर में हम रख दिए हैं सिर्फ सोलवेंट, प्योर सोलवेंट, जैसे वाटर, प्योर वाटर। और जो छोटा वाला बर्तन है इसमें रख दिए हैं सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो है, ये जो आप डिजाइन देख रहे हो, ये वाला झकास सा देखने में लग रहा है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, वैसा झिल्ली, वैसा मेम्ब्रेन जिससे सोलवेंट का मॉलिक्यूल तो पास कर सकता है लेकिन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता है। सिर्फ जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है अपने पास पानी और चीनी का, वाटर एंड शुगर या वाटर एंड साल्ट या वाटर एंड यूरिया, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन का सोलवेंट का मॉलिक्यूल मींस वाटर का मॉलिक्यूल तो इस पार से उस पार हो सकता है लेकिन जो सॉल्यूट है वाटर, यूरिया और साल्ट, उसका मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, अर्ध, परमिएबल मतलब पारगम्य, जिससे पार हो सकता है, और मेम्ब्रेन मींस झिल्ली। तो वैसा मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ सोलवेंट का मॉलिक्यूल पास हो सकता है, सॉल्यूट का नहीं, तो उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप देखो दोनों बर्तन के बीच में हम लगा दिए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन पास करेगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि जब हम एक बर्तन में सॉल्वेंट ले लेते हैं और एक में सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, इसमें जो बहुत ही पोर्स होते हैं, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, जो इतने छोटे होते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक लेते हैं लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल को रोक नहीं पाते हैं, उससे थोड़ा बड़े होते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उससे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम एक बर्तन में सॉल्वेंट ले लेते हैं, एक में सॉल्यूशन ले लेते हैं और दोनों के एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर देते हैं, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन में प्रवेश करने लगता है। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वेरी गुड। जब सोलवेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल मींस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रवेश करने लगते हैं, इंटर करने लगते हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। या फिर ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि 2
दो प्रकार का सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कहने का मतलब यहाँ तो अभी हम सॉल्वेंट लिए थे, अब मान लो कि अभी यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है C1 और यहाँ भी सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन है C2। कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है और C1 इज ग्रेटर देन C2। इसका अर्थ हुआ कि जहां पे कंसंट्रेशन C1 है वहां पर सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है, मतलब सॉल्यूशन जो है गाढ़ा है, और C2 वाले में सॉल्यूशन जो है थोड़ा पतला है, मतलब वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा सा कम है। तो होगा क्या कि लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से, जहां पे कंसंट्रेशन कम है, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, वहां से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा उसमें मिल जाएगा, इंटर करने लगेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्यूट का नहीं, वो जहां हायर कंसंट्रेशन होगा उसमें चला जाएगा। तो इस घटना को भी हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले जानना जरूरी है ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस? तो लिखें सभी, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecules either from pure solvent to into कर देते हैं, into solution or from dilute solution to concentrated solution is called osmosis। तो क्या है बच्चों ऑस्मोसिस? ध्यान से देखें, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स आइदर फ्रॉम प्योर सोल्वेंट इनटू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब कि सोल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, सोल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन में मूवमेंट यानी सॉल्यूशन में प्रवेश करने की घटना, या सोल्वेंट के मॉलिक्यूल का ही डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर प्रवेश करने की घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। चाहे प्योर सोल्वेंट का मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में प्रवेश करे, या डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रवेश करे, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। जैसे आपको हम फिगर में समझाएं कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रवेश कर जाता है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। या यहाँ पे मान लो अधिक कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और यहाँ पे कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। कहने का मतलब समझ लो, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो पतला है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, और यहाँ पर जो है वो गाढ़ा है,
यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है। तो जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट अधिक रहेगा उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट इसमें प्रवेश करेगा और इस घटना को भी हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। मतलब पतला चीज जो होता है वो झिल्ली से पास करके गाढ़ा चीज में प्रवेश करता है, इस घटना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ये सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही भारी गैस है और एक हल्का गैस है तो वहाँ पे एक दूसरे में मिक्स हुआ तो वहाँ पे उसको हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे। ऑस्मोसिस तब बोलेंगे जब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा और एक में सॉल्वेंट का एक और सॉल्वेंट होगा और दूसरा और सॉल्यूशन होगा, या एक और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और दूसरा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक चीज आया यहाँ पे, क्या आया भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, प्यार से इसको SPM बोलते हैं। क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन which allow movement of solvent molecules only through them। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? दीज आर द मेम्ब्रेन, ये वैसे झिल्ली होते हैं, वैसे मेम्ब्रेन होते हैं विच एलाउ, जो एलाउ करते हैं, जो अनुमति देते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू देम। मतलब वैसे मेम्ब्रेन, वैसे झिल्ली जो अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट का अनुमति देते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि वैसे मेम्ब्रेन जिनसे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो आप यहाँ पे लिखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो 2 टाइप्स हो गया, हम दो, हमारे तो नहीं, अभी तो हम एक ही हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 2 टाइप कौन कौन होते हैं? पहला होता है, फर्स्ट इज, यहां से सीधा जंप मारना यहाँ इंडियन आर्मी की तरह, और फर्स्ट होता है इसमें, फर्स्ट होता है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो ना भाई? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? ये एग्जिस्ट इन नेचर। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये प्रकृति में ही पाए जाते हैं, नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसको इंसान बनाता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया अपने पास परचमेंट पेपर, और जानवरों का जो ब्लाडर होता है, गोट का, पिग का ब्लाडर ऑफ गोट और पिग, या फिर आप बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट का जो कोशिका झिल्ली होता है वो भी क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। ऐसे हमारा भी जो ये बायो में पढ़ना होता है कि हमारा जो ये झिल्ली होता है, शरीर का जो त्वचा होता है, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये कंप्लीटली सेमी परमिएबल नहीं होता है। इसलिए
इसका यूज हम लोग यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन का बात जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो त्वचा है हमारी, इसे हम सेल मेम्ब्रेन के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में कंसीडर करते हैं। बकरी का, सूअर का जो ब्लाडर होता है उसे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माना जाता है। परचमेंट पेपर है, तो ये सब जो हैं वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, इंसान इसको बनाता नहीं है, ऊपर वाला बनाता है इसको। दूसरा है सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, जिसको इंसान बनाता है। तो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ए होता है प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया जाता है कृत्रिम तरीके से। जैसे एक आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कैसे। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, और इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट से K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनेट, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है Cu2FeCN6 प्लस K2SO4, 2K2SO4 ये बनता है। और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे कॉपर फेरोसाइनेट, ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक चलनी है, चलनी जो आटा चालने वाला होता है या चाहे छन्नी है, उससे कभी आप जो वनस्पति घी होता है, वेजिटेबल ऑयल, उसे छान के देखो, और कुछ देर के बाद जो होता है वो उसका जितना जो छिद्र होता है उसमें वेजिटेबल ऑयल, जिसे डालडा कहते हैं, वो जम जाता है। तो उसी तरीका से क्या होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट को उसी प्रकार के एक झिल्ली में सॉल्यूशन में, इनके सॉल्यूशन में, इन दोनों के सॉल्यूशन में जब हम उसको मिलाते हैं तो उसका जो छिद्र होता है उसमें कॉपर फेरोसाइनेट जो होता है जाके जमा हो जाता है, और उसका एकदम बहुत छोटा छिद्र बन जाता है। मतलब ये जो नया प्रोडक्ट बनता है उसके छिद्र में जमा हो जाता है, और फिर वो पूरा जो हम लिए थे डिवाइस, जो यंत्र लिए थे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। तो इस तरीके से सिंथेटिकली लेबोरेटरी में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का निर्माण किया जा सकता है। तो क्या क्या देखें अभी हम लोग, ध्यान से देखें आप। पहला चीज ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स आइदर फ्रॉम प्योर सोल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जब प्योर सोल्वेंट सॉल्यूशन में प्रवेश करता है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन का सोल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्रवेश करता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। उसके बाद ऑस्मोसिस का जो प्रक्रिया हुआ किसके द्वारा हुआ? सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है? तो वैसा मेम्ब्रेन, दीज आर द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू देम, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, जिससे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, जिससे ऊपर वाला बनाता है भगवान, गॉड, अल्लाह,
बनाता है। जैसे पर्चमेंट पेपर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और दूसरा जो है वो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको लेबोरेटरी में इंसान आदमी बनाता है, और उसका एक उदाहरण हो गया कॉपर फेरोसाइनेट का झिल्ली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो लिख लीजिए, भौरों निखिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंड। हाँ, ये तो नाइंसाफी है। फूल कोई और खिलाया, ले कोई और गया, इसलिए ज़्यादा इंतज़ार करना भी ठीक नहीं है। देखिए इधर नेक्स्ट टर्म है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमेशा से कन्फ्यूजन होते रहता है, लगता है दोनों सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आप देखो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द intermixing of molecules of two or more substance, but no need of semi permeable membrane for the same। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर सबस्टांस बट नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर द सेम। इसका मतलब हुआ कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस में हो रहा था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, बाउंड्री, एक तरफ सोलवेंट दूसरा तरफ सॉल्यूशन, और इस मेम्ब्रेन से होकर सोलवेंट के मॉलिक्यूल खिसिक सॉल्यूशन की ओर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम खाली, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, और वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मॉलिक्यूल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनका इंटरमिक्सिंग हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, किसी प्रकार के कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस जो होता है वो जो जनरली लिक्विड में होता है, अभी बताए थे, और डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ठीक है, ऑस्मोसिस को आप रोक सकते हो लेकिन डिफ्यूजन को रोक नहीं सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। तो चलिए एग्जाम में पूछ लेता है 12 के एग्जाम में कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप अंतर बताएं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इधर ले लेते हैं ऑस्मोसिस और इधर ले लेते हैं डिफ्यूजन। घर में बंटवारा हो गवा, दोनों भाई अलग अलग हो गवा। ध्यान दा, आजकल देहात में ये बड़ा प्रचलन में है, शादी हुआ नहीं कि हड़िया बर्तन अलग। आप लोग ऐसे मत करना। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? The process of osmosis takes place through semi
परमिएबल मेम्ब्रेन। समझे? क्या समझे? और इन डिफ्यूजन नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ओस्मोसिस का जो फिनोमिना होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर होता है, और डिफ्यूजन में किसी प्रकार के कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, इन ऑस्मोसिस ओनली इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ solvent molecules occurs only in only one direction. In osmosis movement of solvent molecule occurs in only one direction, मतलब solvent to solution. in diffusion solute and solvent both move but in opposite direction. डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट इधर से इधर जाएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, मतलब सॉल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट भी मूव करेगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएगा, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। प्रोसेस of osmosis common in only liquid। ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो जनरली किसमें होता है? लिक्विड में होता है। लेकिन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कॉमन in liquid and also in gases। ये जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ लिक्विड में होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन है वो किस में होता है? वो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। इन osmosis molecules of solvent move from a region of lower concentration to higher concentration। ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोलवेंट के मॉलिक्यूल, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन इन डिफ्यूजन molecules move higher concentration to lower concentration।
डिफ्यूजन में क्या होता है कि जिधर कंसंट्रेशन अधिक है, मतलब जिधर अमाउंट अधिक है और जिधर अमाउंट कम है, तो अधिक से कम की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। किसमें? डिफ्यूजन में। लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल जाते हैं। तो फिर से एक बार देख लो आप लोग, ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि सोल्वेंट सिर्फ सॉल्यूशन की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफ्यूजन में कि सॉल्यूट सोल्वेंट की ओर, सोल्वेंट सॉल्यूट की ओर जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों डायरेक्शन में होता है। ये ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड में कॉमन होता है, लेकिन डिफ्यूजन जो है लिक्विड में और गैस में दोनों में होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, और डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होते हैं हायर टू लोअर की ओर जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंट, या फिर इसको स्टॉप्ड। प्रेशर अप्लाई करके आप ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक सकते हो, लेकिन कितना भी प्रेशर लगा लो आप प्रेशर के द्वारा डिफ्यूजन को रोक नहीं सकते। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर? चलिए समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पे फिर हमें एक फिगर बनाया है, इसको ध्यान से समझें। एक बर्तन है जिसमें हम बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। आप देखो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है डिजाइनेबल, इतना अच्छा सा, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक और है सॉल्यूशन और दूसरा और है सॉल्वेंट। तो आप बताना, अभी जो हम प्रोसेस बताएं ऑस्मोसिस, उसमें आपको हम क्या पढ़ाएं कि जब एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर देते हैं, तो क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन से होकर, इस झिल्ली से होकर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल धीरे 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 इधर सॉल्यूशन में प्रवेश करने लगता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो, अभी तो क्या होगा कि जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों को सिर्फ अलग करके छोड़ देंगे तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर प्रवेश करेगा, इंटर करेगा। समझ रहे हो? हाँ। और अब यहाँ पे क्या, एक हम पिस्टन लगा दिए हैं। पिस्टन वैसा नहीं, ये दबाने वाला पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो एक पिस्टन लगा दिए हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इस पिस्टन पे हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, दाब लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब दाब लगाओगे तो क्या होगा कि इधर से दाब लगाने के बाद, प्रेशर लगाने के बाद, इधर जो सॉल्वेंट पास कर रहा था वो रुक जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, नहीं रुका, इधर से भी सॉल्वेंट आ ही रहा है। थोड़ा सा और लगाएं, फिर भी अभी आ रहा है। थोड़ा सा और ज्यादा जोर लगा दिए, उसके बाद क्या हुआ कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जो एंट्री था वो रुक गया। यहाँ पे तुमने मारी एंट्रियां तो इसका बच गया घंटियां, ये जो इधर जा रहा था वो रुक गया। तो जितना प्रेशर लगाने के बाद सॉल्यूशन पर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में प्रवेश रुक जाता है, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे? मतलब सॉल्यूशन पर लगाया गया वह प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए सॉल्यूशन पे जितना प्रेशर लगाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप जैसे समझ लो, इधर से सॉल्वेंट
इधर से सॉल्यूशन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सोल्वेंट इधर से इधर जाएगा, जिसे अभी हम लोग पढ़े ऑस्मोसिस। अब हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस को रोक दे, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने पे इधर इस सॉल्यूशन पे दाब पड़ेगा, तो ये सोल्वेंट जो इधर से इधर आ रहा था, इधर से इधर जा रहा था, अब ये रुक जाएगा। तो रुकने के लिए जितना प्रेशर लगाया गया उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे? तो अब देखो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखो बच्चों। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो आप डिफाइन कर लो इसको, द एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द solution to prevent osmosis of solvent into it through semi permeable membrane is called osmotic pressure। देखो, द एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पर लगाया जाने वाला वह बाह्य दाब, सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट, मतलब कि सॉल्यूशन पर लगाया जाने वाला वह एक्सटर्नल प्रेशर जिससे वो क्या करे, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक दे। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसे रोक दे, जो किसके द्वारा हो रहा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा था। तो इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक, तो समझ गए बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर विच इज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, समझे? तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसमें एक चीज और है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, याद आ रहा है कुछ? RO ये क्या था? OP ऑस्मोटिक प्रेशर, ओ प्रभु पार लगा देना। रिवर्स ऑस्मोसिस RO, ये क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, एकदम हलवा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है कि यही वाला, इसी से समझ लेते, एक तरफ सॉल्यूशन दूसरा तरफ सॉल्वेंट और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। और जब हम ऊपर में लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होगा, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? रुक जाएगा। ये जब प्रोसेस रुक जाता है जिस प्रेशर पे, उसी को तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा ही देंगे तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे रोक दिए, और रोकने के बाद भी थोड़ा सा और जबरदस्ती हम कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, और ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, मतलब
यहाँ पे प्रेशर लगा दिए जिससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक गया, लेकिन हम अभी नहीं रुके हैं, हम अभी और लगा रहे हैं, जितना खा के आए हैं सारा लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आप इस पर लगाओगे सॉल्यूशन पर, तो अब ना चाहते हुए भी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का पार्टिकल इस सॉल्वेंट में प्रवेश करने लगेगा। मतलब पहले प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रवेश कर रहा था, अब जब सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये उल्टा प्रक्रिया होने लगेगा, ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट बेचारा सुई इधर जा रहा था, तब इधर से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सुई सुई उधर जाने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, higher than osmotic pressure applied on the solution, then on the solution, then process of osmosis can be reversed. This is called reverse osmosis. This is called reverse osmosis. ये आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है, देन अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, देन प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। तब क्या होता है कि ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो उल्टा हो जाती है। मतलब पहले इधर आ रहा था सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में प्रवेश करने लगेगा। मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा प्रक्रिया होने लगा। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO बोलते हैं। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इसका बहुत यूज किया जाता है, जैसे जल को शुद्ध करने में, RO जल को शुद्ध करने में, जैसे हमारे पास मान लो समुद्री जल है, तो समुद्री जल में सी वाटर में बहुत अधिक मात्रा में साल्ट पाया जाता है, तो वहाँ से साल्ट को हटाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आप देख लो, इधर हो गया सॉल्यूशन मीन्स सी वाटर, इधर हो गया समुद्र का जल सी वाटर, और इधर हो गया प्योर वाटर। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर सी वाटर में जब इधर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, और यहाँ से सॉल्वेंट का यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर प्योर वाटर में प्रवेश करेगा, और जो साल्ट का मॉलिक्यूल है वो यहीं पे रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समुद्री जल को यानी सी वाटर को शुद्ध करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। समझ गए बात को? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उल्टा हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिख लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन ड्राइव करते हैं हम लोग। कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का
इक्वेशन निकालेंगे, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। आगे आप लोग हेडिंग लगा लो, वांट ऑफ रूल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वांट ऑफ रूल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ का नियम, वांट ऑफ ए है क्या? वांट ऑफ तो एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट want of state that there exists an analogy between gases and dilute solution, so gas law are also applicable for dilute solution, अब इन्होंने क्या कहा, वांट ऑफ ने, कि अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, पहले इन्होंने, साइंटिस्ट क्या होते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद वो कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन के आधार पे हमें बताया जाता है कि देखो ऐसा करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के आधार पर, वांट ऑफ स्टेट दैट, वांट ऑफ ने बताया, देयर एग्जिस्ट एन एनालॉजी बिटवीन गैसेस एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन्होंने बताया कि जो गैस होते हैं, आइडियल गैस, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, तनु विलयन होते हैं, जो गैस होते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, दोनों के गुणों में समानता पाया जाता है। जो नियम गैसों का होता है वही नियम किनके लिए अप्लीकेबल होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो इसलिए इन्होंने बताया कि सो गैस लॉज, गैस के जितने नियम होते हैं आर अल्सो अप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वे सारे नियम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। तो कौन कौन, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो गैस के लिए अप्लीकेबल है, और जो नियम गैस के लिए अप्लीकेबल होगा वही सारे के सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो चूंकि हम लोग ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए पहले देख लेते हैं कि गैस लॉ कौन कौन सा है, उसके बाद देख लेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सा रूल होगा। तो आप ध्यान से देखें, गैस लॉ, ये 11th में पढ़ना था गैस लॉ, तो आपको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं, याद आ जाएगा। इसमें पहला लॉ जो है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ बताता है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, या फिर ऐसे बता सकते हो कि गैस पे अप्लाइड जो प्रेशर होता है वो इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, या फिर बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। लेकिन ये तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर लिख सकते हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन T इज कांस्टेंट। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है, पहला रूल बॉयल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए। दूसरा था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम।
ये क्या बताता है, चार्ल्स लॉ बताता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। मतलब आप जब दाब लगाओगे, एक बर्तन में गैस भर लो, ऊपर से एक पिस्टन से ढक दो और उस पर प्रेशर लगाओ, तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, गैस नीचे की ओर दबेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा, वो कम जगह में सिकुड़ जाएगा, तो आयतन कम हो जाएगा। तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, गैस फैलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल भागना स्टार्ट करेगा, दूर दूर हटेगा, तो इसीलिए वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। तो चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर तीसरा जो था वो था एवोगाड्रो लॉ, कि जो वॉल्यूम होता है, एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम जो होता है गैस का वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी गैस का जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आप लोगे उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये कब होता है, जब P एंड T इज कांस्टेंट। एक और होता है गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ क्या होता है, ये होता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना जितना बढ़ाओगे गैस जो है उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, तो जब बर्तन में बंद करके गैस को गर्म करना स्टार्ट करोगे तो वॉल्यूम तो उसका बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बर्तन पे वो अंदर से दाब भी लगाएगा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो यहाँ से नहीं, एक और नया इक्वेशन अब बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको कंबाइन करो, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप कंबाइन करो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो आप देख लो V जो है, V प्रोपोर्शनल है, पहला इक्वेशन में P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा में T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तीसरा में N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कहीं ना कहीं V जो है प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल NT बाई P। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आता है NTR बाई P। तो P को इधर ले आओ, PV इक्वल टू हो जाएगा nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं, PV इक्वल टू nRT। तो चलो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर PV इक्वल टू nRT से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए लागू होता है। और आइडियल गैस कौन होते हैं, जो ये सारे गैस के नियमों का पालन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ से लेना देना है। ये जो गैस लॉ है, वांथोप ने बताया कि गैस में और डाइल्यूट सॉल्यूशन में दोनों में समानता होता है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो है वो गैस के जितने भी नियम हैं उन सब का पालन करेगा। तो आप यहां से देखो, अब देखो अब आगे। सो गैस लॉज आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए गैस के नियम अप्लीकेबल होता है। तो इसमें पहला नियम जो वांथोप ने बताया उसको हम लोग बोलते हैं वांथोप बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अब ये नियम क्या बताता है, ये नियम हमें बताता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ dilute solution is directly proportional to
प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसे हम लोग मानते हैं पाई, वहां पे प्रेशर को पी मानते हैं, यहां पे प्रेशर को मानते हैं पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं कि सी क्या है, यहां पे कंसंट्रेशन है। सी क्या है? कंसंट्रेशन। सी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। पाई इक्वल टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यहां से इक्वेशन फर्स्ट आया। अब एक चीज और आप समझो, जब कंसंट्रेशन के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं हो, सिर्फ ऐसे बोले कि कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन तो मोलेरिटी भी होता है, मोलेलिटी भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी है, सब जो है कंसंट्रेशन ज्ञात करने का ही टर्म है। लेकिन जब कंसंट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो हम मोलेरिटी को कंसंट्रेशन मान लेते हैं, मोलेरिटी को कंसंट्रेशन मान लेते हैं। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलेरिटी इक्वल टू क्या होता है? एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Number of mole of solute by volume of solution in liter is called molarity and molarity is also called concentration। तो concentration के बारे में जब कुछ भी पता नहीं हो तो हम molarity को ही concentration मान लेते हैं, मतलब C के जगह पे हम N बाई भी लिख सकते हैं। तो चलो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा नियम जो है वो है वांट ऑफ गेलुसेक लॉ, गेलुसेक लॉ। और ये हमें क्या बताता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप अब यहां पे ध्यान से देखना, देखो यहां पे बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो वांट ऑफ बॉयल्स लॉ में आप देखना थोड़ा सा, ये वहां पे कंपैरिजन कर देते हैं दोनों को, कैसे सेम है। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम जो है प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वांट ऑफ बॉयल्स लॉ में आप देखो, जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे एन बाई वी। तो बताओ पाई जो हुआ वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? C के जगह पे एन बाई वी लिखेंगे और V नीचे है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी बॉयल्स लॉ के जैसा हो गया। बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ भी प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और वांट ऑफ गेलुसेक लॉ में क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। तो आप यहां देख लो, गेलुसेक लॉ में प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहां भी वांट ऑफ गेलुसेक लॉ में प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से और आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो ये सारा इक्वेशन भी लिख लेना वीडियो को पीछे करके। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग देखें कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पाई प्रोपोर्शनल पाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी का और पाई यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी।
तो आप बताओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो पाई इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आएगा जिसको हम बोलते हैं आर, तो ये हो गया आर सी टी, मतलब आप इसको सजा के लिखोगे तो पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या हो गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है? पाई क्या है बच्चों? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन। आर क्या है हम बताए हैं? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टी अभी अभी लिखे थे कि टेम्परेचर है। ए हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ। पाई इक्वल टू, आप देखो तो सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी इक्वल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मोलेरिटी, और मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सी के जगह पे हम लिख सकते हैं एन बाई भी इंटू आर टी। तो एक ये वाला इक्वेशन आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और भी को जब आप इधर लाओगे तो पाई भी इक्वल टू एन आर टी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे भी आप याद रखना। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर दो। अभी जो हम इक्वेशन लाए थे आइडियल गैस इक्वेशन, पी भी इक्वल टू एन आर टी, इन दोनों में क्या कोई समानता है कि नहीं है? नंबर ऑफ मोल, आर टी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे पाई है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या फिर गैसियस प्रेशर था। गैस का जो प्रेशर दिया हुआ है वो है गैसियस प्रेशर। तो यहाँ पे चूंकि गैसियस प्रेशर ही, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बोले कि ये जो सिंपली पी है इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी से अलग करने के लिए कि आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना समझ लो, इसलिए इसे पाई लिखा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई भी इक्वल टू एन आर टी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन। तो आप इसको कॉपी कर लो आराम से, और उसके बाद फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। कर लो कर लो कर लो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ, एक ही जन्म भारी पड़ रहा है, कौन बार बार जन्म लेने जाए। चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे पाई भी इक्वल टू एन आर टी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, भी क्या है? वॉल्यूम, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। अब यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप देखो, पाई भी इक्वल टू, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल के जगह पे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आरटी। तो इधर भेज दो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू WART बाई पाई भी, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अभी तक अब जितना भी इक्वेशन, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हो, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हो, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर का हो, वो सब में जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो सब के सब मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सब में मॉलिक्यूलर मास नीचे आ रहा है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस साइड में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चारों में से कोई भी, RLVP हो या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और चारों कोलिगेटिव का यूज करके हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। तो दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और इसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्वेश्चन बनाने में, जेईई मेंस एडवांस का। तो आप लिख लो इसको। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा जो टॉपिक था जो कि चलते आ रहा था वो आज समाप्त हुआ। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे इसमें, जल्दी से इसको कॉपी कर लो आप लोग। तो बच्चों कुछ और मेथड है जिससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैं बार्कले एंड हर्टले मेथड, इसका ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका यूज करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ये आसान होता है इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है। दूसरा है मोर्स फ्रेजर मेथड, इसका भी यूज किया जाता है, इसका भी यूज करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हो। ये अलग अलग वैज्ञानिक के नाम पे वो नाम दिया गया है, ये देख लो अजीब सा नाम है, फेफर मेथड्स, और अगला है डी वेरीज प्लाज्मोलाइटिक मेथड। तो इन सारे मेथड का यूज करके भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे हायर क्लास में पढ़ना है, तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो खुद ब खुद सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चूँकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था इसीलिए इंग्लिश मीडियम का सेपरेट और हिंदी मीडियम का सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइए हमें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ पे समझाएं दोबारे अगला वीडियो में, या फिर कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हम कमेंट में ही जवाब देंगे अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके और इसका लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।